नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में जनगणना और उससे संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जनगणना किसे कहते हैं। किसी भी देश के द्वारा ऑफिशियल वे में की गई जनगणना की काउंटिंग को, जनसंख्या को गिनने को हम सेंसस कहते हैं। अगर हम विधिवत परिभाषा पर जाएं तो कह सकते हैं कि किसी भी देश के द्वारा कुछ एक समय विशेष के अंतराल पे, जो सामान्यतः 10 वर्ष होता है, देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं उनका संग्रह करना, संकलन करना, विश्लेषण करना और उसके बाद उनका प्रचार करना और उनको देश में जो नीतियां बनती है उसमें उसका उपयोग करना। इन सारे प्रोसेस को हम जनगणना कह सकते हैं। ये जो जनगणना, सेंसस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड सेंसेरा से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है एस्टिमेट करना। वर्ड इतिहास में अगर हम जाए तो सबसे पहले जनगणना कहाँ और कब की गई, ये पुख्ता रूप से कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे एविडेंस मिलते हैं, रेफरेंसेस मिलते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर बेबीलोनिया में ईसा से 3800 वर्ष पहले पशुओं और जनसंख्या दोनों को गिना गया था। ऐसा प्रथम रेफरेंस मिलता है। उसके बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र के अंदर जब पिरामिड का निर्माण हो रहा था ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले, तो उस समय वहां लेबर फोर्स की जरूरत थी, तो उन लेबर के लिए वहां जनसंख्या को गिना गया था, क्योंकि उस बिल्डिंग को बनाने में, उस पिरामिड को बनाने में 1 लाख लोगों ने लगभग 20 वर्षों तक काम किया। अगला एविडेंस भारत में ऋग्वेद के अंदर मिलता है 800 से 600 वर्ष ईसा पूर्व, और उसमें जनगणना करने का जो संकेत है वो इस ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। साथ ही कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ईसा से 321 से 296 वर्ष पूर्व की बात है, तो उसमें भी ये जिक्र है कि टैक्स के रेफरेंस से और सरकार पॉलिसी बनाने के लिए जनसंख्या को गिनती थी। उसके बाद चाइना के अंदर 2 एडी की बात है, ईसा बाद दूसरी सदी में, वहाँ हान राजवंश था, हान डायनेस्टी, उसने भी जनगणना कराई थी, जिसके एविडेंस अभी भी मौजूद हैं, और उस समय जनसंख्या को गिना गया था, 5.7 करोड़ लोग वहां पर हैं। जो आधुनिक जनगणना शुरू हुई वो 1790 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई मानी जाती है, और उसके बाद फिर ये चलन दुनिया में तेज हो जाता है। और 1801 इंग्लैंड और फ्रांस, ये ऐसा समय था तब यहाँ तो कंटिन्यू जनगणना होनी शुरू हो गई थी। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम यहाँ से जनगणना की शुरुआत करते हैं तो बीच में इस दौर में बहुत ज्यादा जनगणनाओं पर काम नहीं होते थे, क्योंकि इस समय राजा महाराजाओं का समय होता था, तो कोई भी देश अपनी जनगणना करके उसकी संख्या दूसरे देश को बताने में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसके साथ क्या होता था कि जनसंख्या कितनी है ये पता चलने पर उसका पावर पता चल जाता था। तो ऐसे में बीच के दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन गिनकर बताने वाले काम पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, उससे पावर पता चल जाता था। इस वजह से 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 1987 से, ताकि हम जनसंख्या संबंधी सकारात्मक सोच को विकास कर सके वर्ल्ड में। अब हम भारत में अगर इसके विकास की बात करें तो ऋग्वेद और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो हमें इसके संकेत मिले ही हैं। भारत में 1500 में एडी 1500 के अंदर 10 करोड़, 1600 में 14 करोड़ और 1700 में लगभग 16 करोड़ और 1800 में लगभग 18.5 करोड़ जनसंख्या भारत में थी। भारत में जो जनगणना की शुरुआत हम मानते हैं वो जेम्स प्रिंसपे नामक एक अंग्रेज ने की थी। 1924 में उन्होंने इलाहाबाद जो शहर है उसकी जनसंख्या को गिना था, और इसी तरह से 1927-28 में उन्होंने बनारस की जनसंख्या को भी गिना था। तो ये जनगणना का जो विधिवत काम है वो जेम्स प्रिंसपे ने शुरू किया था। इसके बाद 1830 में हेनरी वाल्टर ने ढाका की पॉपुलेशन को गिना था। याद रहे ढाका वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन उस समय तो भारत में ही था। तो ये पहली कंप्लीट सेंसस जो एक सिटी के अंदर की गई, एक शहर पूरी तरह गिना गया हो साइंटिफिक मेथड में, वो हेनरी वाल्टर है। और इसीलिए इनको भारतीय जनगणना के पिता भी कभी कभी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी हम कभी कभी इनको जिक्र मिलता है। इसके बाद पूरे देश की जब बात आती है तो जनगणना 1872 में शुरू हुई। ये फर्स्ट सेंसस इंडिया की कही जाती है, जो लॉर्ड मेयो भारत के गवर्नर जनरल थे, और उस समय काउंटिंग में लगभग 19 करोड़ लोग भारत के अंदर मौजूद थे। लेकिन ये जनगणना पूरी नहीं थी, बड़े बड़े शहरों को गिन लिया गया था और बड़े गांवों को, लेकिन सब कंप्लीट हम नहीं गिन पाए थे भारत की जनसंख्या को।
कंप्लीट भारत की जनसंख्या को गिना गया 1881 में, इसलिए 1881 में हुई जनगणना को भारत की कंप्लीट सेंसस कहा जाता है। और तब भारत में लगभग 25 करोड़ लोग, अनुमान है ऐसा कि 25 करोड़ लोग थे। उसमें लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे। इस समय भारत में सेंसस कमिश्नर बना दिए गए थे, और पहला जो सेंसस कमिश्नर था वो डब्ल्यू पाउडेन थे। इस पूरी सेंसस के अंदर अगर हम देखें 11 सवाल एक इंसान से पूछे जाते थे, जो अब बढ़कर लगभग 29 सवाल हो गए। 2011 की पॉपुलेशन में 29 सवाल पूछे गए थे। ये भारत की एक सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक विधि से कंप्लीट सेंसस जो की गई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई। उसके बाद हर 10 सालों में एक बार भारत में जनगणना की जाती है, और संभवतः वो मुख्यतः टाइम 9 से 28 फरवरी रखा जाता है। 2011 अब तक अंतिम जनगणना थी, जो 15वीं जनगणना थी, और आजादी के बाद अगर हम कहें तो 7वीं जनगणना थी। और उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे भारत के, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 1948 में आजादी के बाद हमने सेंसस एक्ट लेके आए, और अब तक जितनी जनगणनाएं होती है वो इसी एक्ट के अंतर्गत ही की जाती है। 2011 में भारत में एक और नई शुरुआत हुई, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने शुरू की। और एक नई तरह से भारत में जो सोशल और आर्थिक एस्पेक्ट है जनगणना के, और जाति आधारित एस्पेक्ट है, उनको गिनने का काम शुरू हुआ। इसको हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस सैक 2011 भी कहते हैं, या जाति आधारित जनगणना भी कहते हैं। ये भारत में इस तरह का पहला प्रयास है जब सारे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित पहलुओं को गिना गया हो और उसको भारत के सामने रखा गया। अब हम भारत में जनगणना से जो पॉपुलेशन है उसकी बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना में भारत में 121 करोड़ जनसंख्या भारत के अंदर मौजूद थी, जबकि चाइना में 134 करोड़ थी। तो भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, जबकि वर्ल्ड में उस समय 700 करोड़ लोग थे। अगर हम सितंबर 2022 के अनुमानित आंकड़ों पर देखें तो अब भारत की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ है, चाइना की 145 करोड़ और दुनिया की लगभग 800 करोड़ है। ये देखिए टॉप 10 कंट्रीज हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से हम जाएं तो चाइना विश्व में 19.4% के साथ फर्स्ट, और इंडिया सेकंड पोजीशन पर 17.5%। उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया और जापान, ये 10 बड़े देश हैं। अगर हम भारत की जनसंख्या कुल कितनी है इसका अनुमान लगाना चाहें तो यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया, इन 6 देशों की जनसंख्या लगभग इंडिया की जनसंख्या के बराबर ही है। तो विश्व के जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर से लेके जो 8वें नंबर तक के देश है, उन सब की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के बराबर है। सबसे छोटे देश हम देखेंगे तो वेटिकन सिटी, नौरू, तुवालू और पालाऊ है। इन सब की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। वेटिकन सिटी यहाँ इटली के अंदर है, लगभग 800 लोग यहाँ पर है। नौरू यहाँ पर है, जो पापुआ न्यू गिनी इसके ईस्ट में, लगभग 10,000 लोग, 11,000 लोग इसके पास होंगे। तुवालू भी यहीं पर स्थित है, लगभग 12,000 लोग, और पालाऊ भी यहीं पर स्थित है, लगभग 18,000 लोग इसके पास इस देश में है। अब हम भारत में जो पॉपुलेशन है टोटल उसकी बात करेंगे तो 2011, आगे मैं जितने भी डेटा बताऊंगा वो 2011 के सेंसस के डेटा होंगे। तो 121 करोड़, इसमें से 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग 14% है। अगर हम स्टेट वाइज इसकी संख्या देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, जहां भारत की 16.50 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है 9.28%, तीसरा बिहार और चौथा वेस्ट बंगाल स्टेट है, जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये ज्यादातर जो जनसंख्या आपको दिखेगी वो गंगा के मैदान के इन स्टेट्स में दिखेगी। उसके बाद अगर हम बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की जनसंख्या को जोड़ दें तो ये यूएसए की टोटल जनसंख्या के बराबर होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से दुनिया में सिर्फ 4 देशों की जनसंख्या ज्यादा है, और वो 4 देश कौन से? एक तो चाइना, दूसरा अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। इन चारों देशों की जनसंख्या से यूपी की जनसंख्या कम है, लेकिन दुनिया के बाकी किसी भी देश की जनसंख्या यूपी से ज्यादा नहीं है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही स्टेट के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले स्टेट्स को देखेंगे तो सिक्किम, यहाँ भारत की 0.04% जनसंख्या रहती है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पर गोवा स्टेट है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश पे जाएंगे तो दिल्ली में भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है केंद्र शासित प्रदेशों में, 1.39%। उसके बाद पुडुचेरी सेकंड, चंडीगढ़ थर्ड और अंडमान निकोबार फोर्थ पोजीशन पर है। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है, 64,000 लगभग हम मान सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें दमनदीव और तीसरे नंबर पर दादरा और नागर हवेली।
अगर हम किसी एक जिला, यहाँ देखिए महाराष्ट्र के अंदर ठाणे जिला है, इस जिले में 1.11 करोड़ लोग रहते हैं और ये भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। इसी तरह से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली है, यहाँ लगभग 8,000 लोग रहते हैं पूरे जिले के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये इस मैप में हम देखें तो भारत के सभी राज्यों की जनगणना जनसंख्या यहाँ शो की हुई है। भारत में 3 ऐसे स्टेट हैं जहां जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़, बिहार लगभग 10 करोड़ और महाराष्ट्र लगभग 11 करोड़। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा आप सारे राज्यों को देख सकते हैं। अगर हम भारत में जनसंख्या के वितरण को देखेंगे तो इस भारत के जो जो नाइट व्यू का मैप है, उससे हमें साफ पता चलता है कि ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है। जहां ज्यादा लाइट्स जल रही हैं, देखिए यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पूरा गंगा का मैदान है डेल्टा तक, और इधर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा इस कोस्टल रीजन में पूरा हम देख सकते हैं तटीय क्षेत्रों में, ये मुंबई है, यहाँ पर आप दिल्ली को देख सकते हैं ये। और इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जनसंख्या कहाँ है इस मैप से बहुत स्पष्ट है। एक दूसरे मैप में भी हम देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा बेल्ट सेम सिमिलर बेल्ट है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और इन क्षेत्रों में फिर ये। इस हिसाब से हम जनसंख्या को अगर डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट में बांटना चाहे तो 4 भागों में बांट सकते हैं। हाई पॉपुलेटेड रीजन, ये देखिए सारे हाई पॉपुलेटेड रीजन है, कोस्टल एरिया से। मॉडरेट पॉपुलेशन रीजन, ये बीच बीच वाला ये पूरा रीजन मॉडरेट पॉपुलेशन वाला आ जाता है। लो पॉपुलेशन, अब यहाँ देख सकते हैं ये लो पॉपुलेशन वाले रीजन है, यहाँ भी लो पॉपुलेशन, यहाँ भी लो पॉपुलेशन, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो जो नो मैन लैंड कह सकते हैं, जैसे हिमालय के ऊंचे ऊंचे क्षेत्र है, यहाँ कुछ दलदल वाला ये कच्छ किरण वाला हिस्सा है, कुछ डेल्टाई रीजन में कीचड़ दलदल है, कुछ फॉरेस्ट एरिया है, ये जो वेस्टर्न घाट है उसका कुछ ऊंचा एरिया जहां पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक, इन सब कारणों में बांट सकते हैं। अब नेचुरल कारक कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक कारक कौन कौन से हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक कारक कौन कौन से हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो फैक्टर्स हैं जितने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं वहां जनसंख्या उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि गंगा के मैदान में ज्यादा पॉपुलेशन, इसका मतलब इनमें से ज्यादातर फैक्टर पॉजिटिव है। जैसे जैसे ये फैक्टर नेगेटिव होते जाएंगे, जनसंख्या उसी हिसाब से कम होती जाएगी। जैसे हम हिमालय के ऊंचे हिस्सों में देखेंगे या इधर कच्छ के रण में देखेंगे तो यहाँ पॉपुलेशन कम होती जाती है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव होते जाते हैं। अब हम दूसरा एस्पेक्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी, 382 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में भारत के अंदर 2011 के अंदर थे। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें टोटल जो एरिया होता है उसका भाग दे देते हैं, तो हमें पता चलता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो भारत के अंदर ये 382 है टोटल। स्टेट वाइज अगर हम देखेंगे तो इसमें बिहार सबसे आगे है, यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है जहाँ 1028। और ये जो 2 राज्य हैं ऐसे हैं जहाँ जन संख्या घनत्व 1000 से ज्यादा है। उसके बाद तीसरा नंबर केरला का है और चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का है। फिर से यहाँ देखिए गंगा का मैदान, क्योंकि मैदानी क्षेत्र दुनिया के में सभी देशों में जनसंख्या के रहने के लिए सबसे अच्छे देश, सबसे अच्छे मैदान माने जाते हैं या फिजिकल फीचर माने जाते हैं। सबसे कम डेंसिटी वाले जो राज्य है वो सारे यहाँ फॉल होते हैं, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसमें अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जो 20 से भी कम है। मिजोरम 52 और सिक्किम में 86, यानी कि ये 100 से कम डेंसिटी वाले स्टेट हैं भारत के 3। और मणिपुर में 115 चौथे नंबर पर लिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे आगे है, 11,320 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं, जो बहुत ज्यादा है। चंडीगढ़ सेकंड पोजीशन पर है, पुडुचेरी थर्ड और दमन दीव जो है वो 4th पोजीशन पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46, दादरा और नागर हवेली यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, लक्षद्वीप थर्ड पोजीशन पर है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जनघनत्व है 36,155, जो कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। और वही दिबांग वैली वापस, यहाँ पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर केवल 1 इंसान रहता है और ये सबसे कम जनघनत्व वाला जिला। अगर हम भारत में जनघनत्व को समझने की कोशिश करें तो इस टेबल से समझ सकते हैं। 1901 में 77 जनसंख्या थी 1 स्क्वायर किलोमीटर में, जो आजादी के समय 117 और अब बढ़कर 382 हो चुकी है। इसको हम यहाँ रीजन वाइज देख सकते हैं। हाई डेंसिटी रीजन, जिसमें ये पूरा गंगा का मैदान आ जाएगा, और साउथ में ये केरला और तमिलनाडु। मॉडरेट डेंसिटी में ये सारे स्टेट आ जाएंगे, और लो डेंसिटी में ये और ये नॉर्थ वाले, नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट इसमें सम्मिलित हो जाते हैं।
जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो ये सारे हैं। फिर वही बात है कि ये जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, और जैसे जैसे नेगेटिव होते जाते हैं वैसे वैसे जनसंख्या कम हो जाती है। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, वृद्धि, तो ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको हम पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे, और घट रही है तो उसको नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। इसको ज्ञात करने का जो तरीका है वो ये है कि हम करंट ईयर की पॉपुलेशन, जैसे हम भारत के रेफरेंस में 2011 के डेटा की बात करें तो यहाँ हम 2011 के डेटा रखेंगे। बेस ईयर यानी कि यहाँ हम 2001 की जनसंख्या के आंकड़े रखेंगे और उसको माइनस कर देंगे। फिर 2001 के आंकड़ों को ही हम नीचे रख के उसका भाग देंगे और 100 से हम गुणा कर लेंगे, तो एक हमें परसेंटेज वैल्यू मिलेगी, उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट हमें 20 मिली, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 सालों में या जो भी टाइम पीरियड हमारा है उसमें हर 100 लोग पे 20 लोग बढ़ चुके हैं। ये जो जनगणना जनसंख्या जो ग्रोथ है उसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने मरे, यानी कि हम समझ सकते हैं किसी देश, किसी भी स्थान पर 100 अगर पॉपुलेशन है, पिछले 10 सालों में 10 नए बच्चों ने जन्म लिया और 5 डेथ भी हो गई, तो अब टोटल जनसंख्या कितनी बचेगी? 105। तो ये नेचुरल ग्रोथ होगी। लेकिन हम नेचुरल ग्रोथ को कंसीडर नहीं करते, हम रियल ग्रोथ को कंसीडर करते हैं। और रियल ग्रोथ निकालने का तरीका क्या है? वही कितने जन्म लिए माइनस कितने डेथ हुई, उसमें फिर कितने आप्रवास और उत्प्रवास भी जोड़ा जाएगा कि कितने लोग यहाँ से बाहर गए और कितने लोग यहाँ अंदर आए। तो सपोज हम किसी स्थान की जनसंख्या 100 है, 10 ने जन्म लिया, 5 की डेथ हो गई, 10 लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर चले गए, लेकिन 5 लोग अंदर भी आए किसी और जगह से। तो इस तरह से हम इन सारे जोड़ बाकी को करेंगे तो 110 जनसंख्या टोटल होगी। इसको हम रियल ग्रोथ कहते हैं और इसी को हम कंसिडर करते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने वाले, ग्रोथ वाले, वो 3 फैक्टर्स माने जाते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। जैसे हम बर्थ रेट, भारत में अभी वर्तमान में जो बर्थ रेट है वो लगभग 17% है। ये डिपेंड करती है प्रजननता कितनी है और एज ऑफ मैरिज क्या है। छोटी उम्र में अगर हम शादी कर देते हैं तो उसमें प्रजनन दर जो है वो काफी बढ़ जाती है, प्रजननता भी बढ़ जाती है। डेथ रेट वर्तमान में भारत में 7% के आसपास है। ये डिपेंड करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जैसे भारत में भी 70 वर्ष है जन्म के समय। इसके बाद में भ्रूण हत्या होती है नहीं होती है, कुपोषण के शिकार, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है डेथ रेट क्या है। और माइग्रेशन कितने आए और कितने गए, ये देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है। अब हम भारत में अगर ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो भारत में 17.64% या 6.4% जनसंख्या ग्रोथ रही 2011 में। इसमें लीड करने वाला जो स्टेट है वो मेघालय है, यहाँ लगभग 28% ग्रोथ रेट है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे में बिहार। और ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या ग्रोथ 25% से ज्यादा है इन तीनों स्टेट्स में। चौथे नंबर पर यहाँ पर मणिपुर है। सबसे कम नागालैंड के अंदर। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट रहा जहां जनसंख्या ग्रोथ जो है वो माइनस में रही, 0.58। इसके अलावा केरला, यहाँ भी 5% से कम ग्रोथ रेट है, 4.98। गोवा थर्ड, और अरुणाचल आंध्र प्रदेश जो है वो 4th पोजीशन पर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रोथ रेट रही दादरा और नागर हवेली में, 55.88। नंबर दूसरे पे दमन दीव है, तीसरे पे पुडुचेरी है और चौथे नंबर पर दिल्ली है। सबसे कम लक्षद्वीप में 6.30। अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पर और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो संयोग से इसी नागालैंड का कोहिमा है। और सबसे कम ग्रोथ रेट वाला जो है -21% या 22% भी हम कह सकते हैं, वो भी नागालैंड का ही डिस्ट्रिक्ट है, लैंग लोंगलेंग। ये जो कोहिमा है वो साउथ में है और जो लोंगलेंग है वो यहाँ नॉर्थ में है इसका। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस को समझना चाहें भारत के अंदर, तो यहाँ देखिए 1901 से लेकर 2011 तक अगर हम अलग अलग फेज की बात करें तो भारत में सबसे स्लो ग्रोइंग, अति मंद वृद्धि जो हुई वो 1900 पहले तक हुई। वो जनसंख्या जब से आई तब से लेकर 1901 तक। उसके बाद जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या का काल कहा जाता है, वो 1901 से 1921 तक। आप देखेंगे 1921, 11 से 21 वाला एकमात्र ऐसा दशक रहा जब जनसंख्या जो है वो माइनस में गई भारत के अंदर। तो इसका कारण था, एक तो पहला विश्व युद्ध हुआ था, इसमें ज्यादातर मेल पॉपुलेशन मारी गई थी। और दूसरा कारण ये भी है कि जैसे अभी हम कोविड महामारी देख रहे हैं, वैसे उस सदी में भी जो 1920, 18-20 का समय था, तब वहाँ एक महामारी फैली थी, तो उसमें भी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी।
इस वजह से वहां वो माइनस में गया। इसके बाद वो फिर बढ़ता रहा। अगला अगर हम देखें, स्टडी इंक्रीजिंग, धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी, वो 21 से 51 तक वाला समय था जब आप देख रहे हो यहाँ पर धीरे धीरे वापस बढ़ी जनसंख्या। उसके बाद रैपिड ग्रोइंग, या हम जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट का काल कहते हैं, वो 1951 के बाद शुरू होता है, जो अब तक जारी है। लेकिन इस पूरे काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 51 से 81 तक वाला जो समय है, उसको हम बहुत तेज गति से बढ़ रही थी और वृद्धि दर भी बढ़ रही थी। यहाँ पर देखिए 71 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई 24.80। 1981 के अंदर 24.66, थोड़ी सी कम हुई लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। तो इसको भी हम जनसंख्या विस्फोट वाला काल ही मानते हैं। उसके बाद 91 में कम हुई, फिर 2001 में और 2011 में कम होकर 17% हुई। अब अनुमान में मेरा सोचना है कि अब जो नई जनगणना के डेटा आएंगे ये 10% से कम चलेगी होगी। तो इस तरह से हम जनसंख्या वृद्धि के जो फेजेस हैं भारत में, इन चार फेजेस के अंदर देख सकते हैं। ये पूरा किस तरह से बढ़ी है जनसंख्या आप देख सकते हैं। लगभग 24 करोड़ से होते हुए ये 121 करोड़ तक पहुंच गई 2011 में। और ये अभी भी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की जो दर है वो कम हो रही है। यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़ रही है इन राज्यों में। ये 3 राज्य, मैंने पहले का 25% से ज्यादा ग्रोथ रेट है यहाँ पर। इन राज्यों में अभी भी ज्यादा है, इन राज्यों में कम हो गई है। यहाँ भी हम देखें तो थोड़ी कम होती जा रही है। सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं। यहाँ भारत के अंदर हम जब सेक्स रेशो निकालते हैं या लिंगानुपात निकालते हैं तो महिला की संख्या को ऊपर रखते हैं, उसमें पुरुष की जनसंख्या को भाग देकर 1000 से गुणा कर दिया जाता है। तो हमें पता चलता है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं भारत के अंदर मौजूद है। और भारत में वर्तमान में ये 2011 में 943 था, यानी कि 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। अर्बन और रूरल में भी अगर अंतर देखें तो रूरल एरिया में ये ज्यादा अच्छी स्थिति में है। स्टेट वाइज केरला 1084, एकमात्र स्टेट जहां महिलाओं के फेवर में लिंगानुपात है, केरला के अंदर है। उसके बाद तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर आंध्रा और फोर्थ नंबर पर मणिपुर है, जहां 990 से ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। केंद्र शासित सबसे कम स्टेट जो है उसमें हरियाणा 879, बहुत कम यहाँ पर लिंगानुपात है भारत के अंदर। दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा सिक्किम के अंदर और चौथा पंजाब स्टेट। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता है 1037। ये फिर महिलाओं की पुरुष की तुलना में यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं। ऐसे एक स्टेट है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में, बस। सेकंड नंबर पर यहाँ लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दिल्ली है। और अगर सबसे कम हम देखेंगे तो दमन द्वीप में केवल 618, बहुत कम है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप के अंदर है। दादरा और नागर हवेली, और फिर थर्ड नंबर पर चंडीगढ़। सबसे ज्यादा वाले जो डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखेंगे तो पुडुचेरी का ही एक जिला है माहे, यहाँ 1184 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। और दमन में सबसे कम है, दमन डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें यहाँ 534 महिलाएं के एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। ये देखिए लिंगानुपात भारत में अगर हम 1901 से देखें तो धीरे धीरे घटता गया। 1921 में 1991 में सबसे कम हो गया 984, फिर वापस बढ़ने लगा 943। अगर हम 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात को देखेंगे तो वो है 1000 बच्चों पर, पुरुष बच्चों पर 919 महिलाएं हैं। ये स्थिति और खराब होती जा रही है क्योंकि यहाँ 943 है, ये 919 है। यहाँ भी अर्बन और रूरल में काफी फर्क दिखाई देता है। इसमें सबसे ज्यादा वाले जो स्टेट है वो 972 है। सोचने वाली बात यह कि टोटल लिंगानुपात में केरला सबसे आगे है और 1000 से भी ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ सिनेरियो में केरला है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। मिजोरम उसके बाद सबसे कम वाले, फिर हरियाणा है 834। सबसे ज्यादा वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे कम 0 से 6 वर्ष में जो लिंगानुपात वो दिल्ली के अंदर है। अब हम अगर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो भारत के अंदर 74.04% लिटरेसी रेट है, यानी कि हर 100 में से लगभग 74% लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ भी अर्बन और रूरल में काफी अंतर दिखाई देता है। हम निकालते कैसे, तो लिटरेसी दो तरह से निकाली जा सकती है। क्रूड लिटरेसी रेट, इसको निकालते हैं कुल जनसंख्या, कुल पढ़े लिखे लोग, और उसमें कुल जनसंख्या का भाग देके 100 का गुणा कर दिया जाता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुल जनसंख्या में बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, तो हम 0 से 2, 4, 5 साल के बच्चों को तो साक्षर नहीं मान सकते। इसलिए जो इफेक्टिव लिटरेसी रेट निकाली जाती है वो 7 वर्ष या उससे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें 7 वर्ष या उससे ज्यादा की जनसंख्या का भाग देके 100 का गुणा कर दिया जाता है। तो जो रेशो बनता है वो भारत के अंदर 74% है। सबसे आगे इसमें फिर केरला है 94% के साथ में, मिजोरम दूसरे नंबर पर है, गोवा तीसरा और त्रिपुरा चौथे नंबर पर है। इसी तरह से बिहार जो है वो सबसे कम लिटरेसी रेट रखता है 61.80।
अरुणाचल प्रदेश में दूसरा, राजस्थान तीसरा और जम्मू कश्मीर इसमें चौथे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर उस समय एक कंप्लीट स्टेट के रूप में गिना जाएगा क्योंकि हम 2011 की बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, 91.85% है। दूसरे नंबर पर इसमें दमनदीव, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पर दिल्ली है। सबसे कम दादरा और नागर हवेली में है, यहाँ पर लिटरेसी रेट 76.24, उसके बाद पुडुचेरी और चंडीगढ़ का नंबर है। यहाँ मिजोरम के अंदर एक जिला है सरची, उसके अंदर 97.91% लिटरेसी रेट है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। जबकि मध्य प्रदेश में यहाँ एक जिला अलीराजपुर, यहाँ केवल 36% लिटरेसी रेट है, जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है भारत के अंदर। मेल लिटरेसी रेट 82.14% रही, इसमें भी रूरल और अर्बन में काफी अंतर है। सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी वाला जिला स्टेट फिर से केरल है 96%, मिजोरम इसमें सेकंड पोजीशन पर है। बिहार में मेल लिटरेसी सबसे कम है 71% और अरुणाचल प्रदेश में सेकंड पोजीशन पर है लगभग 73%। केंद्र शासित प्रदेश में मेल लिटरेसी सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है 96%, पुडुचेरी सेकंड है। सबसे कम मेल लिटरेसी दादरा और नागर हवेली में है, जबकि अंडमान निकोबार इसमें सेकंड पोजीशन पर है। फीमेल लिटरेसी की बात करेंगे तो 65.46%, और रूरल अर्बन में यहाँ भी बहुत अंतर है। केरला फिर से इसमें लीड करता है, नंबर 2 यहाँ मिजोरम ही है। महिला लिटरेसी सबसे कम राजस्थान के अंदर है 52.12%, बिहार इसमें सेकंड पोजीशन पर लीड करता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 88% के साथ में सबसे ज्यादा लिटरेसी है महिलाओं में, और अंडमान निकोबार सेकंड पोजीशन पर है। दादरा और नागर हवेली में महिला और लिटरेसी रेट सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में, और दमन दीव में सेकंड पोजीशन पर है। भारत के अंदर जो लिटरेसी रेट है टोटल, उसको हम देखें साल दर साल, मेल लिटरेसी रेट कितनी है और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, और इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो आप देखिए 1901 में मेल और फीमेल लिटरेसी में 9.2% का अंतर था, क्योंकि यहाँ पर उस समय केवल 0.6% महिला ही पढ़ी हुई थी, जबकि पुरुष भी लगभग 10% ही पढ़े हुए थे। टोटल जनसंख्या लगभग 5%। अब ये आंकड़े यहाँ पर आप देखिए, अभी भी भारत में महिला और पुरुष साक्षरता में लगभग 17% का गैप है। एससी पॉपुलेशन भारत में टोटल जो जनसंख्या है उसका लगभग 16 या 17% हम मान सकते हैं 2011 के अंदर। सबसे ज्यादा इसमें पंजाब है, पंजाब की कुल जनसंख्या का लगभग 32% हिस्सा एससी एससी पॉपुलेशन है। हिमाचल प्रदेश में सेकंड पोजीशन पर है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्टेट है जहां कोई एससी जनसंख्या नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ लगभग 19% के साथ नंबर 1 पर है, और दिल्ली लगभग 16-17% के साथ में दूसरे नंबर पर है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कोई एससी पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम एसटी जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत में 8.61% एसटी पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे आगे मिजोरम है 94% लगभग, और नागालैंड इसमें सेकंड पोजीशन पर है। हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। लक्षद्वीप ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन निवास करती है, लगभग 95%। दादरा और नागर हवेली सेकंड पोजीशन पर है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम संख्या के हिसाब से एसटी पॉपुलेशन देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में निवास करती है। भारत की कुल एसटी पॉपुलेशन का लगभग 15%, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेट है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर यहाँ ओडिशा है, चौथे नंबर पर राजस्थान है, और पांचवें नंबर पर गुजरात। और हम देख सकते हैं ये ऐसा बेल्ट है जहां ज्यादातर एसटी पॉपुलेशन संख्या में अगर हम देखें तो यहाँ निवास करती है। रूरल पॉपुलेशन भारत के अंदर 68.85% है, लगभग हम 69 भी मान सकते हैं, 69 भी मान सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है, ऑलमोस्ट 90%। तो जाहिर सी बात है अर्बन पॉपुलेशन यहाँ सबसे कम हो जाएगी। बिहार इसमें सेकंड पोजीशन पर है, असम थर्ड, और ओडिशा इसमें फोर्थ पोजीशन पर है ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज। इसी तरह से हम यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो भारत में अंडमान निकोबार में अर्बनाइजेशन जो रूरल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है 62% लगभग। तो इसका मतलब यहाँ अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर दादरा और नागर हवेली है, तीसरे नंबर पर पुडुचेरी है, और चौथे नंबर पर दमन दीव। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे, नगरीय जनसंख्या, तो भारत में 31.15% है। इसमें सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो गोवा है, यहाँ लगभग 62% अर्बन पॉपुलेशन है। तो जाहिर सी बात है रूरल वहां सबसे कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर यहाँ मिजोरम, तीसरे पे तमिलनाडु, और चौथे पे केरला स्टेट है। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है 97.5% लगभग 57.5% कह सकते हैं, जबकि रूरल पॉपुलेशन वहां केवल 2.5% ही है। चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर है इसमें, और लक्षद्वीप इसमें थर्ड पोजीशन पर।
अगर हम भारत के सबसे बड़े महानगरों की बात करेंगे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें से मुंबई सबसे ज्यादा है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 1.84 करोड़ लोग यहाँ पर उस समय निवास करते थे। दिल्ली सेकंड पोजीशन पर, कोलकाता थर्ड और चेन्नई फोर्थ पोजीशन पर है। इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो अगले बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और जयपुर 10वां सबसे बड़ा शहर हम मान सकते हैं राजस्थान का। तो ये सबसे बड़े महानगर है भारत। भारत के अगर हम धार्मिक स्थिति को अगर हम देखें 2011 के डेटा के अनुसार, तो सबसे बड़ा धर्म भारत में हिंदू है, जो लगभग 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली है भारत के अंदर। और भारत के 28 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, और इसमें सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश है। 95.17% पॉपुलेशन उसकी हिंदू धर्म की अनुयायी है वहां पर। अगले स्टेट जो है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से काफी लंबी लिस्ट है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू देखेंगे तो दादरा और नागर हवेली में लगभग 94% हिंदू धर्म के अनुयायी है। अगले जो हम प्रदेश देखेंगे तो वो दमनदीप, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। तो इस तरह से जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केवल लक्षद्वीप को छोड़ दें तो बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू धर्मावलंबी ही ज्यादा है। सेकंड, मुस्लिम जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज लगभग 14% है। यहाँ दो ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पे ये मेजोरिटी में है। उसमें से एक तो लक्षद्वीप है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। वहाँ 68% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। यहाँ मैं कंबाइंड जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ एक स्टेट के रूप में 2011 के हिसाब से। क्रिश्चियन जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5% इसके अनुयायी है, और ये 4 राज्यों में मेजोरिटी में है। उसमें से एक राज्य है नागालैंड, जहां लगभग 88% पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म को मानती है। मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में हालांकि 41% जनसंख्या क्रिश्चियन को मानती है, लेकिन ये मेजोरिटी में नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां हिंदू जो धर्म है वो 41.39% है, तो वो थोड़ा मेजोरिटी में ज्यादा हो गया, इस वजह से ये मेजोरिटी में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की 30% जनसंख्या क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मेजोरिटी में है ये धर्म वहां पर। कारण ये कि हिंदू धर्म वहां के जो अनुयायी वो 29% है। तो इसलिए ये मणिपुर को छोड़कर इन 4 राज्यों में क्रिश्चियन जो है वो मेजोरिटी में है। सिख जनसंख्या लगभग 1.72% है। इसमें एक ही राज्य है जो मेजोरिटी में है, पंजाब। वहां लगभग हम मान सकते हैं 58% पॉपुलेशन सिख को मानने वाली है। हरियाणा उसमें सेकंड पोजीशन पर है सिख धर्म में। चंडीगढ़ जो है वो 13% वहां सिख पॉपुलेशन है, और दिल्ली में लगभग 3.4%। बुद्ध धर्म के अनुयायी बहुत कम हो जाते हैं भारत के अंदर, लगभग 0.7%। और यहाँ सिख धर्म जो है वो ये किसी भी राज्य में मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन सिक्किम में लगभग 27% जो पॉपुलेशन है वो बुद्ध को मानने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में 11%, मिजोरम और ये सिख बुद्ध के हिसाब से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दादरा और नागर हवेली। जैन धर्म के अनुयायी भी काफी कम है भारत के अंदर, लगभग 0.37% भारत के अंदर। तो उसमें महाराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 1.25% है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश अगले हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो सबसे ज्यादा जैन की संख्या दिल्ली के अंदर है। कुछ और धर्म भारत के अंदर है जो लगभग 0.6% उसके अनुयायी हैं, और लगभग 0.24% लोग भारत में ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि कोई धर्म उनका नहीं है। तो ये धर्म संबंधी भारत में एस्पेक्ट है। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूं जो हमने अभी तक देखा है उससे रेफरेंस में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताइए। भारत में टोटल जनघनत्व कितना है? भारत में 25% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों के नाम बताइए। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है? भारत में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी है? तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपको कोई किसी का आंसर नहीं मिल रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।